बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द मैच्योर सीड। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट और पॉलिनेशन और जर्मिनेशन को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी किया। आज के टॉपिक में हम फर्टिलाइजेशन के रिज़ल्ट में जो सीड बना है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग हमारी वीडियोस पसंद कर रहे होंगे। आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने साथियों को, अपने फ्रेंड्स को के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाकर आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हों। इन वीडियोस को बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और हमारी मेहनत का सब इनाम हमें जब ही मिलता है जब आप हमें सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और हमें कमेंट करके बताते हैं। हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फीडबैक आपकी तरफ से मिल रहा है और बहुत सारे बच्चे जो हैं मुझे कमेंट करके बताते हैं, तो जिसकी वजह से मैं जल्द से जल्द आपकी खिदमत में वीडियोस लेकर हाज़िर होती हूँ और इंशाअल्लाह ताला हाज़िर होती रहूँगी। आज का हमारा टॉपिक है, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो नहायत मेहरबान, नहायत रहम करने वाला है। स्ट्रक्चर ऑफ द मैच्योर सीड। हम स्ट्रक्चर ऑफ द मैच्योर सीड को डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं इस तरह से समझाऊंगी कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब जो आप लोगों को मैंने समझाया था, यहाँ तक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक्सक्यूज़ मी। यहाँ पे हमारे पास ओव्यूल्स जो थे वो सीड में कन्वर्ट हो गए थे। आपको सीड नज़र आ रहा है। अब ये सीड्स जो हैं वो जैसे डेवलप होते हैं तो उस वक्त ये इमेच्योर होते हैं और वक्त के साथ साथ टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो ये मैच्योर होते चले जाते हैं। सीड उस वक्त मैच्योर होगा जब ये पूरा डिहाइड्रेट हो जाएगा। जितना भी इसके अंदर वाटर मौजूद है, जब तक वो डिहाइड्रेट ना हो जाए, उसमें से पानी ना निकल जाए सीड में से, वो उस वक्त तक मैच्योर हालत में नहीं आता। सिर्फ 5% से लेकर 15% तक उसका टोटल वाटर होना चाहिए उसके वेट के हिसाब से। उसका जितना भी वेट है उस वेट का 5% और 15% कुल टोटल उसके अंदर वाटर होना चाहिए सीड के अंदर, तब तो वो मैच्योर होगा, तब तो वो आगे जर्मिनेट करेगा, अदरवाइज़ वो आगे जर्मिनेट नहीं करेगा। सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वो मैंने आपको बताया था कि जाइगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे जाइगोट बनता है और जाइगोट इसी स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो। तो जब सीड जर्मिनेशन से पहले एक ख़ास हद तक तो एम्ब्रियो को डेवलप होना होता है, लेकिन एक ख़ास हद के बाद एम्ब्रियो जो है वो सीड के अंदर डेवलप नहीं होता, फिर वो ज़मीन के नीचे जाता। तो एम्ब्रियो जो होता है वो ग्रोइंग करना और डेवलपिंग करना स्टॉप कर देता है जब तक सीड जर्मिनेट नहीं करता। एम्ब्रियो स्टॉप ग्रोइंग एंड डेवलपिंग अंटिल सीड जर्मिनेट्स। जब तक सीड जर्मिनेट नहीं करता उस वक्त तक एम्ब्रियो अपने आप को ग्रो नहीं करवाता है। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर सीड हम पढ़ रहे हैं। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर सीड पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे पी बीन है हमारे पास, पी प्लांट का हमारे पास फ्रूट है, इसको पॉड कहा जाता है।
और इस पॉड में हमारे पास ये जो दाने लगे हुए हैं ये सीड है। फर्टिलाइजेशन के बाद सीड, फर्टिलाइजेशन से पहले ओव्यूल। ओवरी की वॉल को पेरिकार्प कहा जा रहा है। ओवरी के अंदर सीड को, ओवरी के अंदर ओव्यूल को सीड कहा जा रहा है। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी। ये जो प्रीवियस लेक्चर है उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वन स्पर्म फर्टिलाइजेज द एग टू फॉर्म द ज़ाइगोट, द अदर combines with the two polar nuclei to form a triploid 3n nucleus in the center of the large central cell of the embryo sac। देखिए ये पोलन ट्यूब, यहाँ पे एक स्पर्म ने आके एग को फर्टिलाइज़ कर दिया और दूसरे स्पर्म ने आके जो पोलर न्यूक्लियाई है इनको फर्टिलाइज़ कर दिया। तो जब पोलर न्यूक्लियाई फर्टिलाइज़ हो गए तो एंडोस्पर्म 3n स्ट्रक्चर बन गया, और ज़ाइगोट जब फर्टिलाइज़ हो गया तो एग जब फर्टिलाइज़ हो गया तो वो कन्वर्ट हो गया ज़ाइगोट में। इसके बाद एग कन्वर्ट हो गया इसी स्ट्रक्चर में, एम्ब्रियो में। ये इसके अंदर ये जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये बड़ा होके एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो गया फर्टिलाइजेशन के बाद 3n स्ट्रक्चर, और ये जो सीड कोट है ये इंटेग्यूमेंट जो है वो सीड कोट में कन्वर्ट हो गया। द लार्ज सेल विल गिव राइज टू द एंडोस्पर्म फूड स्टोरिंग टिश्यू। जो लार्ज सेल है, लार्ज सेंट्रल सेल है, वो कन्वर्ट हो जाता है एंडोस्पर्म में जो अपने अंदर फूड स्टोर करके रखता है। यूनियन ऑफ टू स्पर्म सेल्स विद डिफरेंट सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक इज टर्म एज डबल फर्टिलाइजेशन। दो स्पर्म का एम्ब्रियो सैक के अंदर डिफरेंट सेल्स से मिलना डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। डबल फर्टिलाइजेशन इंश्योर्स दैट द एंडोस्पर्म विल डेवलप ओनली इन द ओव्यूल्स वेयर द एग हैज़ बीन फर्टिलाइज्ड। डबल फर्टिलाइजेशन इंश्योर करती है कि एंडोस्पर्म सिर्फ उस जगह बने जहाँ पे एग फर्टिलाइज होकर ज़ाइगोट में कन्वर्ट हो, क्योंकि ये जो एंडोस्पर्म है ये फूड प्रोवाइड करता है ज़ाइगोट को आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ सीड, thereby preventing angiosperm from squandering nutrients। ये जो एंडोस्पर्म है ये एंजियोस्पर्म को एंजियोस्पर्मिक सीड को न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होने देता। After double fertilization, the ovule develops into seed and the ovary develops into a fruit along enclosed seeds or seeds depending on species। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, जिसके अंदर सीड इनक्लोज हुए होते हैं। एक सीड भी हो सकते हैं और या एक से ज़्यादा सीड्स भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है स्पीशीज़ पे। इट्स सराउंडेड बाय इट्स लार्ज कॉटिलेडन बाय एंडोस्पर्म और बाय बोथ। ये जो ज़ाइगोट होता है ये कॉटिलेडन से सराउंड हुआ हुआ होता है, डाइकॉट में या तो एंडोस्पर्म से सराउंड हुआ हुआ होता है, मोनोकॉट में, या फिर दोनों से सराउंड हुआ हुआ होता है कॉटिलेडन की कुछ स्पीशीज़ में। कॉटिलेडन डाइकॉट की कुछ स्पीशीज़ में कॉटिलेडन भी मौजूद होता है और एंडोस्पर्म भी मौजूद होता है। तो कुछ स्पीशीज़ में कॉटिलेडन और एंडोस्पर्म दोनों मौजूद होते हैं, कुछ स्पीशीज़ में सिर्फ कॉटिलेडन्स होता है और कुछ स्पीशीज़ में सिर्फ एंडोस्पर्म होता है। एम्ब्रियो एंड इट्स फूड सप्लाई आर इनक्लोज बाय सीड कोट। जो एम्ब्रियो और उसकी फूड सप्लाई होती है, एम्ब्रियो और जो एंडोस्पर्म होते हैं वो सीड कोट से सराउंड हुए होते हैं। जो एम्ब्रियो होता है और जो उसका फूड सप्लाई होता है वो सीड कोट से सराउंड हुआ होता है।
from the integument of the ovule, progenitor of the seed. ये देखो, ये कॉटिलेडन है, डाइकॉट के बीन सीड है, ये सोयाबीन का सीड है, डाइकॉट में ये 2 कॉटिलेडन है, ये सीड कोट है। इसमें आपको एंडोस्पर्म नज़र नहीं आ रहा, बीन सीड में आपको एंडोस्पर्म नज़र नहीं आ रहा, बीन सीड में आपको सिर्फ कॉटिलेडन नज़र आ रही है। और एम्ब्रियोनिक स्टेम एंड रूट नज़र आ रही है। और जो मोनोकॉट है, मैंने आपको मोनोकॉट का बताया था कि मोनोकॉट में इसी तरह से सीड कोट होता है, वहाँ पे एंडोस्पर्म होता है, वहाँ पे कॉटिलेडन भी होता है, लेकिन सिर्फ एक कॉटिलेडन होता है। मोनोकॉट में एंडोस्पर्म भी होता है और कॉटिलेडन भी होता है। और जो डाइकॉट होते हैं, उसमें सिर्फ कॉटिलेडन होते हैं। मोनोकॉट में कॉटिलेडन भी होता है, एक कॉटिलेडन होता है। मोनोकॉट मीन्स एक कॉटिलेडन और एंडोस्पर्म, और एम्ब्रियोनिक स्टेम एंड रूट होता है। ये रहा हमारे पास फ्रूट है, ये ओवरी थी पहले, ये फिर ये है सीड कोट, पहले ये इंटेगुमेंट था, फिर ये है एम्ब्रियो, और फिर ये है एंडोस्पर्म। और ये पूरा जो है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये है सीड। By open a dicot seed of common bean plant, embryo is an elongated structure, embryonic axis attached to fleshy cotyledon। जब हम डाइकॉट सीड को ओपन करेंगे तो वहाँ पे हमें इस तरीके का एक एम्ब्रियो मिलेगा, जिसके सराउंडिंग में ऐसे कॉटिलेडन मौजूद होंगे। Below the point at which cotyledon attach, the embryonic axis is called hypocotyle. Hypo means under। ये वाला हिस्सा यहाँ से कॉटिलेडन एम्ब्रियोनिक एक्सिस के साथ अटैच है। नीचे वाला हिस्सा कॉटिलेडन का, वो नीचे वाला हिस्सा जहाँ से एम्ब्रियोनिक एक्सिस अटैच है, उसे हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपो मीन्स अंडर, कोटाइल मीन्स कॉटिलेडन। कॉटिलेडन के नीचे वाला हिस्सा हाइपोकोटाइल। ये टर्मिनेट हो जाता है रूट्स में, रेडिकल में। यहाँ से रेडिकल अराइज होता है, एम्ब्रियोनिक रूट। यहाँ से एम्ब्रियोनिक रूट अराइज होती है, जिसका एम्ब्रियोनिक रूट को किस चीज़ का नाम देते हैं? रेडिकल का। यहाँ से इस तरीके की एक रूट अराइज होगी, जिसे हम रेडिकल का नाम देंगे। पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनिक एक्सेस अबव द कॉटिलेडन, ये वाला एम्ब्रियोनिक एक्सेस का वो वाला हिस्सा जो कॉटिलेडन से ऊपर की तरफ हो, उसको हम कहते हैं एपिकोटाइल। एपी मीन्स अबव, कोटाइल मीन्स कॉटिलेडन। At its tips, the plumule consisting of the shoot with a pair of a miniature leaves। यहाँ से अराइज होती हैं प्लोम्यूल, बेबी शूट।
ये देखिए डाइकॉट सीड है, इसके 2 कॉटिलेडन है। ये इसके ऊपर वाला हिस्सा ये एपिकोटाइल है, और नीचे वाला हिस्सा कॉटिलेडन के ऊपर वाला हिस्सा, एम्ब्रियो का वो वाला हिस्सा जो कॉटिलेडन के ऊपर वाले हिस्से से अटैच है उसे कहते हैं एपिकोटाइल, और एम्ब्रियो का वो हिस्सा जो कॉटिलेडन के नीचे वाले हिस्से से अटैच है उसे हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। ये देखें सीड की जर्मिनेशन हो रही है, इसमें से ये कॉटिलेडन जो है, ये कॉटिलेडन है, और इसमें से शूट अराइज हो रही है जिसे लोब्यूल कहा जाता है या बेबी शूट। और ये नीचे वाला हिस्सा है जिसे हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। इससे नीचे की तरफ क्या राइज हो रहा है, रेडिकल या बेबी रूट। ये एम्ब्रियो है, ये मोनोकॉट सीड है, ये एम्ब्रियो है यहाँ पर, और ये इसके सराउंडिंग में क्या मौजूद है, एंडोस्पर्म। जैसे मकई का दाना आपने देखा, मकई के दाने में पीला पीला जो नज़र आ रहा होता है, ये देखें ये एम्ब्रियो है और ये कॉटिलेडन है। ये एम्ब्रियो है और ये इसके सराउंडिंग में कॉटिलेडन है। ये ओवरी वॉल है, ये इंटेगुमेंट है, ये माइक्रोपाइलैंड है, ये मेगास्पोरोसाइट है, ये भी मेगास्पोरोसाइट है। इस मेगास्पोरोसाइट में म्यूसिस होगी जिसके नतीजे में 4 स्पोर सेल्स इस मेगास्पोर्स बनेंगे। न्यूसिलस है, ये भी न्यूसिलस है। न्यूसिलस क्या है, न्यूट्रिटिव मटेरियल जो एग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा जाइगोट को। इस न्यूसिलस को एंडोस्पर्म भी कहते हैं। न्यूसिलस को एंडोस्पर्म कहते हैं, इसमें भी एंडोस्पर्म कहते हैं। ये किसको प्रोवाइड करेगा, जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ये देखें एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो का ऊपर वाला हिस्सा एपिकोटाइल, एम्ब्रियो को नीचे वाला हिस्सा हाइपोकोटाइल। ये नीचे से रेडिकल अराइज होगी। ये सीड कोट है, ये कॉटिलेडन है, इसमें एक कॉटिलेडन है, ये एक कॉटिलेडन है। कॉटिलेडन, एक कॉटिलेडन इसमें है, 2 कॉटिलेडन डाइकॉट में है। ये कॉटिलेडन इस एंडोस्पर्म से प्रेस्ड हुआ है। इस कॉटिलेडन का नाम स्क्यूचुलम भी कहा जाता है। ये एंडोस्पर्म से फूड एब्जॉर्ब करके किसको प्रोवाइड करेगा, एम्ब्रियो को प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से रेडिकल नीचे अराइज होगा, प्लोम्यूल ऊपर अराइज। ये कॉटिलेडन है, ये एम्ब्रियो, ये कॉटिलेडन है, ये एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो का ऊपर वाला हिस्सा एपिकोटाइल, एम्ब्रियो का नीचे वाला हिस्सा ये हाइपोकोटाइल है। ये एम्ब्रियो है, ऊपर वाला हिस्सा एपिकोटाइल, नीचे वाला हिस्सा ये वाला हाइपोकोटाइल। ये रेडिकल अराइज हो रहा है यहाँ से, ये रेडिकल ये देखें ये हाइपोकोटाइल है, हाइपोकोटाइल से क्या राइज हो रही है, रेडिकल। ये देखें हाइपोकोटाइल यहाँ मुड़ के नीचे की तरफ क्या निकाल लिया, रेडिकल निकाल लिया। ये हाइपोकोटाइल है, ये कॉटिलेडन है। कॉटिलेडन के नीचे वाला हिस्सा जहाँ से रूट अराइज होती है उसे हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। ये कॉटिलेडन है।
ये रहा हाइपोकोटाइल, ये रहा हाइपोकोटाइल, ये रहे कॉटिलिडन। कॉटिलिडन के नीचे वाला हिस्सा हाइपोकोटाइल, कॉटिलिडन के ऊपर वाला हिस्सा एपिकोटाइल। आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। कॉटिलिडन, सीड कोट, हाइपोकोटाइल, एम्ब्रियो के नीचे वाला हिस्सा हाइपोकोटाइल, एम्ब्रियो के ऊपर वाला हिस्सा एपिकोटाइल। यहाँ से क्या राइज हो रही है? रेडिकल। रेडिकम का ये हीलियम, इस हीलियम से ये रेडिकल जो है वो बाहर आएगा। स्क्यूचल मीन्स स्मॉल शील्ड, बिल्कुल शील्ड की तरह से होता है। रेफरेंस टू द स्क्यूचुलम शेप, बिल्कुल बारीक शील्ड की तरह का होता है, जिसकी वजह से इसको स्क्यूचुलम कहा जाता है। स्क्यूचुलम इज़ वेरी थिन विथ अ लार्ज सरफेस एरिया, बहुत ज़्यादा थिन होता है जिसका लार्ज सरफेस एरिया होता है। ये देखें, बहुत ज़्यादा थिन होता है जिसका, ये कॉटिलिडन है जिसका लार्ज सरफेस एरिया होता है प्रेस्ड अगेंस्ट द एंडोस्पर्म, और ये एंडोस्पर्म से प्रेस्ड हुआ हुआ होता है। ये एंडोस्पर्म ने स्क्यूचुलम को प्रेस किया हुआ होता है। फ्रॉम विच इट्स स्क्यूचुलम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग इट्स जर्मिनेशन, जिसकी वजह से जब जर्मिनेशन हो रही होती है तो ये एंडोस्पर्म से प्रेस होता है और सारा न्यूट्रिएंट जो है एब्जॉर्ब करके किसको प्रोवाइड करता है? एम्ब्रियो को प्रोवाइड करता है। ये एम्ब्रियो पर से शूट निकालेगा और नीचे से रूट निकालेगा। ये रेडिकल है। हाइपोकोटाइल, कॉटिलिडन का एम्ब्रियो का नीचे, कॉटिलिडन का नीचे वाला हिस्सा हाइपोकोटाइल, कॉटिलिडन का ऊपर वाला हिस्सा एपिकोटाइल। सीड कोट, ये सब्जी मकई का दाना है, कॉर्न सीड है। ये कॉर्न सीड है, इसकी जो वॉल है कॉर्न सीड की वॉल, इसको सीड कोट भी कहा जा सकता है या फ्रूट वॉल। तो मकई का दाना ये फ्रूट है, इसको फ्रूट वॉल भी कहा जाता है या फिर सीड कोट। यह है एल्यूरोन लेयर, यह है एंडोस्पर्म, यह है स्क्यूचुलम, यह है कॉटिलिडन, यह है प्लोम्यूल, यह है रेडिकल, यह है कॉलियोराइजा। रेडिकल को निकलने से रोकने के लिए एक लेयर होती है जो क्लॉक करती है। तो जर्मिनेट होने से रोकने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है, उसको हम कहते हैं कॉलियोराइजा। जब तक प्रॉपर इन्वायरमेंट ना हो तो तब तक ये कॉलियोराइजा ब्रेक नहीं होती। रेडिकल के नीचे एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं कॉलियोराइजा। और प्लोम्यूल के ऊपर जो बेबी शूट होती है, जहाँ से शूट निकलनी होती है, उसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं कॉलियोपेटाइल। इस कॉलियोपेटाइल ने प्लोम्यूल को क्लॉक करके रखा हुआ होता है। इस प्लोम्यूल ने प्लोम्यूल को क्लॉक करके रखा हुआ है और कॉलियोराइजा ने रेडिकल को, जब तक ये जर्मिनेट नहीं कर रहा, जब तक ये सीड में। फिर जर्मिनेशन होगी तो कॉलियोपेटाइल हट जाएगा और कॉलियोराइजा भी रिमूव हो जाएगा। और ये जो एम्ब्रियो है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो एम्ब्रियो है, ये कॉटिलिडन से फूड एब्जॉर्ब कर रहा है। और कॉटिलिडन किससे फूड एब्जॉर्ब कर रहा है? एंडोस्पर्म से। आई होप आपको टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। स्ट्रक्चर बहुत मैंने डिटेल में समझाया है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। या आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी टॉपिक आपको समझना है वो कमेंट्स में लिख दीजिए, हम उसको बना के अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।